अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उर्दू में और तुगलक गाज़ी की, इसका पार्ट नंबर 9 है ना, 9वां पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ये किताब आगे भी जारी रखी जाएगी पार्ट वाइज 9, 10, 11, 12। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किताब को मुक़द्दम किया जाए, किस किताब के बारे में पढ़ाया जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखिए इस तरह की जो बड़ी राइटिंग वाली किताबें अगर मिल जाती है नेट पर और अच्छे से मतलब इसमें जो छपाई है प्रिंट वगैरह ये अच्छे से है, तो इंशाल्लाह ऐसी किताबों को शुरू किया जाए ताकि अगर कोई नया भी देख रहा है तो उसे भी आसानी से समझ में आए, और जो पुराने रेगुलर सब्सक्राइबर्स है जो पहले से देखते आ रहे हैं किताबों की वीडियोस को भी जिन्होंने देखा, उर्दू कोर्स की वीडियो को भी जिन्होंने देखा, तो वो उनके लिए तो और आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी राइटिंग है और इसमें हुरूफ बड़े होंगे, इतना पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि पहले हम बड़ी राइटिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, चूँकि ये देखिए लफ्ज़ भी अलग अलग है और गैप भी है और बड़े बड़े मतलब अक्षर है, बड़े बड़े लेटर्स हैं, तो इसे आसानी से हम पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए इस पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 9। देखिए इस दफ़ा यानी इस बार, इस मर्तबा रूमी और मुग़ल बड़े लाव लश्कर से चले। अब जाहिर सी बात है कि दोनों ने प्लान किया ना, रूमी बादशाह ने और मुग़लों ने, जो हार का बदला लेना था, क्योंकि मुग़लों को तो हार दी थी और रूमी के पास से वो सल्तनत थी वो उन्होंने ले ली थी। तो अब ये दोनों ने क्या किया, एक प्लान बना है, मतलब दोनों ने प्लानिंग की और बड़े लाव लश्कर से चले और अनातोलिया के मैदानों में जहाँ तक नज़र काम करती थी रूमियों, है ना, और मुग़लों के खेमे डेरे नज़र आते थे। खेमे और डेरे ये एक ही है, कहते हैं ना अपना डेरा लेकर चलो, तो ये डेरा और खेमा एक ही है, टेंट लगाना झोपड़ी की तरह जो लगाए जाते हैं। तो पहले इस तरह मैदान में कब्ज़ा करने के लिए लगाए जाते थे जंग वगैरह की शुरुआत से पहले, या फिर किसी जगह रुकना हो कई दिन रात तो इस तरह के खेमे लगाए जाते थे। तो क्या अनातोलिया के मैदान में यही नज़र आते थे। इधर से कैकुबाद है ना, कैकुबाद भी निकला और बरूसा के शहर से कुछ दूर हटकर दोनों फौजें आमने सामने हुई। देखिए आगे, उर्तुगुल और उसके है ना मुट्ठी भर साथी। अब देखिए, अब उनका जो काफिला पहले से चलता रहा है, हम पहले पार्ट से पढ़ रहे हैं, चौथे 5वें पार्ट में भी हमने पढ़ा एक लड़ाई के बारे में, जंग के बारे में। अब ये दूसरी लड़ाई है, तो उसके जो मुट्ठी भर साथी से उनका जो काफिला था 400-500 के करीब जो लोग थे, आगे आगे थे। दुश्मन की सफ़े काई की तरह फट जाती थी। देखिए अब सफ़ यानी जो लाइन होती है जिसको हम कतार कहते हैं, दुश्मन जो लाइन से खड़े होते हैं, तो उनकी लाइनें जो वो कट रही थी, ठीक है। 3 दिन 3 रात बराबर लड़ाई होती रही। 3 दिन और 3 रात बराबर लड़ाई होती रही। कभी उन्होंने इन्हें है ना धकेला, कभी उन्होंने रेला, यानी मान लीजिए कि कभी उन्होंने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, कभी इन्होंने उर्तुगुल वाले फ़ौज वालों ने, इनके साथियों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। आखिर एक दिन कैकुबाद ने फौज के कई हिस्से करके इन्हें अलग अलग सरदारों के हवाले कर दिया, यानी जो फौज थी उनको कई हिस्से में कर दिया और उनके सरदारों के हवाले कर दिया। चूँकि फौज के साथ एक सरदार होता है, लीडर होता है, हुक्म देने वाला, और उनसे ये कह दिया कि जब उर्तुगुल अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर जा गिरे, तुम भी क्या कहा कि जब उर्तुगुल अपने दुश्मन के साथ जा गिरे तो तुम भी अपने नकारे यानी ढोल पर चोट लगा दुश्मन पर दाहिने बाएं से आ गिरना, यानी चोट लगा दुश्मन, जाहिर सी बात है
कहावत के तौर पर कहा गया है कि जैसे दुश्मन दूसरे पर जब हमला कर रहा है तो वो हमला करने में व्यस्त है, बिजी है, तो उसी वक्त दूसरा उसके ऊपर हमला कर देगा। अगरचे वो उसी के साथी को मार रहा है लेकिन वो दूसरा उस पर हमला करेगा तो वो अपनी पकड़ में उसकी जो झपट है उसमें आ जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने प्लान किया कि क्या करें, दाहिने बाएं यानी दाएं बाएं तरीके से उस पर आ गिरना दोनों तरफ से। अब देख, जो दिन का पहर होता है, दिन का भी हिस्सा होता है ना, जैसे दोपहर, जैसे सुबह एक दिन का हिस्सा, दोपहर एक दिन का हिस्सा, शाम। तो ये जो दिन का पहर था वो क्या था, अभी बाकी था कि उर्तुगुल ने घोड़े को एड़ बताई और दुश्मन के लश्कर की सफ़ों को तोड़ता हुआ बढ़ा। यानी जो दुश्मनों की सफ़े थी, जो लाइनें, जो कतारें बनी हुई थी, उनको तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, यानी घोड़े पर बैठकर। उसके बढ़ते ही दाहिने बाएं से उस जोर का हमला हुआ। जो ऊपर मैंने आपको बताया, उन्होंने जो चालबाजी और जो उन्होंने मतलब साजिश रची थी वही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर का हमला किया दाएं बाएं तरफ से कि जो रूमी और मुग़ल सरदार अपने लश्कर के, है ना, अपने लश्कर के बीचों बीच खड़े सिपाहियों को बढ़ावे दे दे कर लड़ा रहे थे, वो भी अपनी जगह से हट गए। साथ ही सुल्तान ने अपनी रकाब के सवारियों को इशारा किया। अपनी रकाब का माना होता है ना, मुहाफिज दस्ता, यानी जो बादशाह के साथ एक दस्ता रखा जाता है सिक्योरिटी के तौर पर। तो उन्होंने क्या किया, उसको भी इशारा किया कि हाँ, ये भगोड़े जाने न पाए, यानी ये जो भगोड़े हैं जंग लड़े जाने न पाए। ये हमला ऐसा सख्त था कि रूमी और मुग़ल जो पहले ही जी छोड़े हुए थे, ऐसे भागे के पीछे मुड़कर न देखा। यानी अब उर्तुगुल ने मतलब जलाल में आ गए होंगे। देखा आगे, चूँकि इस मारेका में, मारेका का माना क्या होता है, जंग, मारेके, है ना, इस जंग में उर्तुगुल ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। और असल बात तो ये है कि ये लड़ाई इसी की हिम्मत से फतह हुई थी, यानी जीती थी। इसलिए सुल्तान ने उसे बहुत सा रुपया इनाम दिया। जो सुल्तान था, बादशाह, उसने इनाम दिया। और देखा आगे भी पढ़ लेते एक पैराग्राफ। और इसकी शहर का इलाका उसकी जागीर मुकर्रर हुआ, यानी उसको दे दिया गया। ये इलाका रूम की ईसाई हुकूमत और एशियाई कोचक, यानी जो तुर्किस्तान है, उसकी सल्जूकी सल्तनत की सरहद पर था। सरहद पर ये जो इलाका उसको दिया, उसकी जागीर में, यानी इनाम के तौर पर। तो सल्तनत ये जो सरहद पर था, और उस तरफ से हमेशा रूमियों के हमले का खटका रहता था। मगर उर्तुगुल ने इस इलाके का ऐसा इंतज़ाम किया कि रूमियों को इस तरफ यानी अपने इलाके की तरफ आंख उठा के देखने की जुर्अत न होती थी। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जंग को जीता और एक रोबो दबदबा था। अब यहाँ से इस पैराग्राफ से पार्ट नंबर 10वें पार्ट में इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।